ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी डिसमेंटल कर दिया जाएगा। क्या इसका इम्पैक्ट होगा वर्कर्स के ऊपर, क्या कहानी आगे होने वाली है, क्या चेंजेस आएंगे डिफेंस सेक्टर में, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने, आप देख सकते हैं, एक ऑर्डर इशू किया है जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करने की यहां पर बात की गई है। हमेशा की तरह सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो रिसेंट फॉर्म है, ये एग्जिस्टेंस में कौन से साल में आया? ऑप्शन नंबर ए 1775 में, बी 1787 में, सी 1948 में, या डी 1979 में। आप अपना आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, हुआ क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक 220 साल पुराना आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यतः काम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस को वेपन सप्लाई करना, आर्म सप्लाई करना, एम्यूनिशन, गोली जो या बारूद होता है उसको प्रोवाइड करना, साथ ही में कपड़े, जो भी कपड़े पहनते हैं वो कामूफ्लाज कपड़े आर्म्ड फोर्सेस को, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। ओएफबी के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर 41 फैक्ट्री आती है। 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज के अंतर्गत आते हैं। 19,000 करोड़ से ज्यादा इसका टर्नओवर है, यानी एनुअल इनकम है इसकी। ये सारी चीजों को 7 डीपीएसपीयूज, ठीक है, डीपीएसयूज यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी डिवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें सरकार ने अपने अलग अलग पॉइंट्स दिए कि इसको करने के क्या फायदे हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि ओएफबी के अंदर 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स आते हैं, 5 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी आते हैं। गवर्नमेंट ने इस कॉर्पोरेटाइजेशन जो प्रोसेस है, कॉर्पोरेटाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बावजूद भी इस ऑर्डर को इशू कर दिया है। और वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो, एक फेडरेशन जो है, वर्कर्स का एसोसिएशन है, वो आरएसएस से एफिलिएटेड है। उसके बाद भी सरकार ने इस ऑर्डर को इशू कर दिया है। क्लियर है बात? मतलब यहाँ पर अपना पराया देखा ही नहीं गया सरकार से, और सरकार ने बोला कि हम लोग डिफेंस की सुरक्षा में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो सामने, हम ये ऑर्डर इशू कर ही देंगे। चलिए, ये डिसीजन लिया कब गया, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी, तभी से इनका ये मंशा थी कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर देंगे। उन्होंने पहले ही बताया था कि उनके जो पहले 100 दिन के कार्यों में ये टॉप लिस्ट पे होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करने का काम उन्हें करना है। यूनियन कैबिनेट ने 16 जून को, इसी साल 16 जून को अप्रूव भी कर दिया था इसका डिसॉल्यूशन। पर फाइनली एक आपका नोटिस आया है जिसके अंतर्गत बात की गई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर से ये काम करना बंद कर देगी और 7 अलग अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अब इसके एम्प्लॉइज का क्या होगा? वो एम्प्लॉइज जो काफी समय से प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया है कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने स्पेशली एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस ले आए थे, जिसके माध्यम से ताकि जो आपके वर्कर्स हैं, ओएफबी के जो वर्कर्स हैं, उनको स्ट्राइक पर जाने से रोका जा सके। पर सरकार ने यहाँ पर एक बात क्लियर करी है कि जो एम्प्लॉइज हैं आपके ओएफबी के, ग्रुप ए की बात कर ले, ग्रुप बी या ग्रुप सी के, ये सारे जो एम्प्लॉइज हैं, इन सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीपीएसयू, जो नई डीपीएसयूज है उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो ट्रांसफर होगा, ये फॉरेन सर्विसेज के बेसिस पे होगा। फॉरेन सर्विस में क्या होता है कि आपको डेप्यूटेशन का जो अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा, पर आपको डेप्यूटेशन की तरह माना जाएगा फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल आप एज अ डेप्यूटेशन काम करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। 4 कमिटी सेटअप करी गई सन 2000 से, जिसने अलग अलग डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म सजेस्ट करे। पहली कमिटी जो थी वो थी TKS नायर कमिटी, दूसरी विजय केलकर कमिटी, तीसरी वाइस एडमिरल रमनपुरी कमिटी। तीनों कमिटी ने ये रिकमेंड करा कि जो आपकी ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाना चाहिए। वहीं पर चौथी कमेटी जो कि 2015 में सेटअप की गई थी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर द्वारा, और इसके चेयरमैन कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर। उन्होंने एक अलग राय दी। उनका ऐसा कहना था कि आप इसका कॉर्पोरेटाइजेशन मत कीजिए, आप रेगुलर ऑडिट कीजिए,
आपको जो भी कमी दिखे उसको रिकमेंड कीजिए और उसके लिए करेक्टिव मेजर उठाइए ताकि ओएफबी की जो परफॉर्मेंस है उसे और बेहतर किया जा सके। इन शॉर्ट, 3 जो कमेटी थी पहले उन्होंने कहा कि नहीं आप तो बदल ही दीजिए और जो आप चेंजेस करेंगे वो अच्छे ही होंगे, पर लेफ्टिनेंट जनरल दीबे शेकतकर ने कहा कि नहीं इसमें चेंजेस मत करो, जो पहले से ही है आपके पास उसी को सही करने की कोशिश कर लो। ये भी सही बात है। चलिए आगे देखते हैं सरकार के क्या पॉइंट्स हैं कॉर्पोरेटाइजेशन करने के पीछे। सरकार का कहना है कि अगर हम इनको डीपीएसयूज के अंदर डाल देंगे तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाएंगी, और कंपनीज एक्ट के अंदर आना सरकार की ऐसी उम्मीद है कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी आ जाती है तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस यानी डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी, यानी चीजें सस्ते दामों में बनेगी, हाई क्वालिटी की बनेगी, जो ओएफबी की मोनोपोली होने के कारण अभी तक मिसिंग थी। इनकी लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा था, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी था। देखिए जब मोनोपोली होती है यानी मार्केट में सिर्फ मैं हूं, तो मैं कोई अपना प्रोडक्ट कितने भी दाम पे बेचूं आपको खरीदना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इनोवेशन नहीं करूं तो भी आप मेरे यहाँ से सामान लेकर जाओगे, धीरे धीरे काम करते रहो, सरकारी तरीके से काम करता रहूं तो भी मेरा काम तो चलता रहेगा, मेरी जॉब तो वहीं रहेगी, मुझे पैसा मिलता रहेगा। ये सरकार का कहना है कि इफिशियंसी नहीं मिली। अगर इफिशियंसी है तो कहां देखने को मिलती है, वर्ल्ड लेवल पे डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया कहीं भी स्टैंड नहीं करता, राइट। तो ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ही सरकार ने ये रिजोल्यूशन पारित किया है। साथ ही में बात कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपकी ओएफबी डायरेक्टली फंक्शन करती है, जिससे जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं वो रिटेन नहीं कर पाते, और जब आपको प्रॉफिट्स ही नहीं मिलेंगे तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा आगे काम करने का। जस्ट इमेजिन कि आपने एक बिजनेस खोला और उसके प्रॉफिट, सारा आपका प्रॉफिट ईएमआई में चला जाए उस बिजनेस के भरने में, आपके पास कोई अंत में पैसा ना बचे, तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता आगे काम करने का, या वो आपसे प्रॉफिट कोई और ले ले तो आप काम करना पसंद करेंगे? जी नहीं। तो यही सरकार के कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए वर्कर्स ने कहा, पहली बात जो आप कह रहे हैं कि आप इनोवेटिव नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। टाइम एंड अगेन जो भी युद्ध हुए चीन के साथ हुए या पाकिस्तान के साथ हुए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अपना दायित्व निभाया है और एज अ वॉर रिजर्व हमेशा एक्ट किया है। और उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि ओएफबी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। साथ ही में उनका एक डर भी है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, एक तरीके से कि धीरे धीरे अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटीज में बदलेंगे ये धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज में बदल जाएंगी। ये उनका एक डर है, जिससे उनको जॉब का नुकसान होगा, नौकरियों में कमी आएगी, राइट। साथ ही में जो अनस्टेबल मार्केट है, जो यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट है डिफेंस प्रोडक्ट्स की, जैसे आपको कोई भी ऑर्डर आया, डिमांड एकदम से आती है और आपको उसी फिक्स डेडलाइन के अंदर सप्लाई देनी पड़ती है, इसको ये जो डीपीएसयूज है ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा वर्कर्स का कहना है। उनका डर भी अपनी जगह है। देखिए डर आपको कब होता है, जब आपको लगता है कि आपके काम में कोई कमी है, जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, नई टेक्नोलॉजी, तो जो पुराने तरीके से काम लोग कर रहे हैं, जो कुछ नया नहीं सीखना चाहते, उनको नौकरियों से निकाला जाएगा। बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज काम ही ऐसे करती हैं कि अगर कोई फिट नहीं है, वो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे पा रहा, तो आप उसे कंपनी में रखेंगे नहीं। जब कोई आदमी कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट देता है तब कंपनी उसको 50,000 रुपए की सैलरी देती है। ये सच्चाई है, ये कॉर्पोरेट मॉडल है जिस वे में काम किया जाता है, जिससे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाता है, राइट। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है, साथ ही में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बेहतर होती है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, राइट। चलिए ये वर्कर्स का कंसर्न है। आप समझते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में फर्क क्या है, जो कि वर्कर्स बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप कर तो कॉर्पोरेटाइजेशन रहे हैं पर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। देखिए कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्हें कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट कर देना, यानी जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रिस्ट्रक्चर करके एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर उन कंपनीज को दे देना जिसमें मेजॉरिटी शेयर किसका है, सरकार का है। और जो 7 डीपीएसयूज की हम बात कर रहे हैं, दे आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट के अंतर्गत ही वो सारी कंपनीज आती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो उसमें प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता, सरकार का उसमें कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। क्लियर है बात। कॉर्पोरेटाइजेशन करने के क्या फायदे हैं, सरकार का कहना है कि कॉर्पोरेट वैल्यूज आएंगी, प्रैक्टिसेस आएंगी। क्या होती है कॉर्पोरेट वैल्यूज?
इफिशिएंटली काम करना, राइट, आपको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, ये सारी वैल्यूज आपको सीखने को मिलेंगी इस मॉडल के अंतर्गत, और आपका काम और इफिशिएंट तरीके से हो सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए सब अब समझ लेते हैं कि OFB कब से काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैज OFB बीन फंक्शनिंग। देखिए 220 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, ये एस्टैब्लिशमेंट है 220 साल पुराना। इसका इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1801 में हमें देखने को मिला था। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो 1775 से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जब इन्होंने फोर्ट विलियम में पहली बार इसे अप्रूव किया था। देखिए फोर्ट विलियम ये वही है जो आपने देखा था ब्लैक होल ट्रेजेडी में, राइट। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के टाइम पे इस टाइम पे 1775 में आपका बैटल ऑफ पलासी हो चुका है, बैटल ऑफ बक्सर भी हो चुका है, राइट। ये दोनों बैटल्स यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, और अब सरकार का जो अंग्रेज है उनका पूरा मंशा बन चुकी है इंडिया पे मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होल्ड बनाने की। तो उन्होंने सोचा कि अब तो वेपन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए ताकि जल्दी जल्दी अटैक करके पूरे भारत को हम लोग कब्जा कर सकें। क्लियर है बात। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, बाद में ये टाइम एंड अगेन इनको स्कोप दिखा इंडिया में कि हम लोग मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सारी अपने हाथ में हासिल कर सकते हैं, तो इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। OFB की बात करें तो उसके कुछ मेन इवेंट्स देख लेते हैं। 1801 में गन कैरेज एजेंसी बनी कोलकाता में, कौसीपुर। 1802 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। 1906 में जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का, एक अंडर जो IG ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उसके सेपरेट चार्ज के अंतर्गत आ गया। 1933 की बात करें तो चार्ज जो है वो डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंतर्गत चला गया। 1948 आजादी के बाद इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ला दिया गया। 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बना दिया गया अलग से, और 1979 में जो करंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आया, जो हमारे MCQ का यहाँ पर आंसर बन जाएगा। चलिए अब आगे क्या होने वाला है ये समझ लेते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी आशा है कि जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम 7 DPSUs के अंदर डालेंगे तो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में रिफॉर्म आएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर जब हम काम करते हैं, जैसा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर की फील्ड में देखने को मिला, व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी फील्ड में देखने को मिला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी सक्सेसफुल रही हैं, राइट। तो उसी मॉडल पे हम लोग यहाँ काम करेंगे और डिफेंस प्रोडक्शन को हम लोग रिवॉल्यूशनराइज करेंगे, ठीक है, एकदम रिवॉल्यूशन ला देंगे इसके अंदर भी, राइट, ताकि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे डिफेंस प्रोडक्शन में कहीं तो स्टैंड करें, राइट। हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर आज भी हम लोग लार्ज चंक ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर वक्त आपको पेपर में देखने को मिलता है कि रशिया से हम लोगों ने आर्म्स इंपोर्ट कराने के लिए डील साइन कर ली, फिर किसी से USA से हम लोगों ने प्लेन इंपोर्ट कराने के लिए, फ्रांस से राफेल जेट इंपोर्ट कराने के लिए डील साइन करी। कभी आपने ऐसा सुनने को मिला कि इंडिया ने किसी और ने इंडिया से साइन करी ताकि हम उनको कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकें? बहुत ही रेयर, राइट। तो यही जो अप्रोच है इसको चेंज करने की यहाँ पर सरकार के द्वारा बात की जा रही है। सरकार का कहना है कि हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं मेगा डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए, जिससे क्या होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं। इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं वो ग्लोबल जायंट यानी वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन पा सकती हैं और लीडर बन सकती हैं डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, राजनाथ सिंह द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य सरकार का सिंपली है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इस तरीके से ऑल्टर किया जाए, इस तरीके से कॉर्पोरेटाइज किया जाए कि जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन जाए, इफिशियंसी आ जाए और उसका प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा बढ़ जाए आगे कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत हम लोग वर्ल्ड लेवल पे डिफेंस प्रोडक्शन में लीडिंग नेशन के रूप में उभर सके। क्लियर है बात? चलिए सबसे पहले अब हम लोग MCQ का आंसर देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसका करंट फॉर्म है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया? इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी 1979। ठीक है, 1979 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो करंट फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।